Bonjour everyone, how are you? I hope you are enjoying learning. आप लोगों ने जो तीनों वीडियोस पिछले देखे होंगे वोकैबलरी से रिलेटेड, उन तीनों वीडियोस ने आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया होगा और आई होप कि आप लोगों को वो वर्ड्स भी याद रहे होंगे और आप कर रहे होंगे. See friends, learning vocabulary is very essential. दैट वी हैव ऑलरेडी सीन कि वोकेबलरी कितना इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम में अंग्रेज़ी आती है उस अंग्रेज़ी को क्रैक करने के लिए. साइमल्टेनियसली वोकेबलरी के साथ साथ आप लोगों को ग्रामर का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी होगा. देखिए, ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा विषय है जो बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन ग्रामर की बारीकियों को या बेसिक्स को हमें कभी नहीं पढ़ाया जाता, ना हम सीखते हैं. स्कूल में जो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब्स टेंसेस का हम शुरुआत करते थे, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं पिछली कक्षाओं को भूलते जाते हैं और केवल ग्रामर के वही रूल्स हम याद रखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे. बट वैन वी टॉक अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 12 तक जितने रूल्स आपने पढ़े हैं वो सभी पूछे जाते हैं, लेकिन बाय द टाइम हम उन सबको भूल चुके होते हैं और इसीलिए ग्रामर हमारे लिए एक डिफ़िकल्ट पोर्शन बन जाता है. आज का वीडियो जो है ये पूरा कंसंट्रेशन करेगा पार्ट ऑफ स्पीच में टॉपिक नाउन पर. जब हम बात करते हैं, आज का जो टॉपिक है वह केवल कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं, आप सीनियर स्टूडेंट जूनियर स्टूडेंट हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट हैं, इट इज़ यूज़फुल फॉर एवरीवन. आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल पीपल टू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए. आप नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए. इफ़ यू लाइक इट, लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू वांट मी टू प्रेजेंट न्यू वीडियोज़ ऑन सर्टेन टॉपिक्स, आप कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक्स भी लिख दें ताकि आने वाले टाइम में मैं उन वीडियोज़ को प्रायोरिटी में रखकर उन पर टॉपिक्स प्रेजेंट कर सकूँ. ओके, हियर वी गो. हम बात करते हैं, आज हमारा जो बात करेंगे टॉपिक वो है ग्रामर. देखिए, ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स पर प्रश्न बन सकते हैं. उससे पहले बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट थिंग है ग्रामर का स्पेलिंग. सी, एक एग्ज़ाम के अंदर भी पूछा गया था ग्रामर का करेक्ट स्पेलिंग क्या है, एंड मैक्सिमम पीपल राइट हियर ई, GRAMMER. बट दोस्तों, द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ग्रामर इज़ GRAMMAR. इफ़ यू आर नॉट वेल नोन विद दिस स्पेलिंग तो ध्यान रखिए, स्पेलिंग को करेक्ट कर लीजिएगा. ग्रामर का स्पेलिंग में जो है वो ए आएगा, ई नहीं आएगा. एंड व्हाट टॉपिक्स ग्रामर कवर्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. देखिए, ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आएंगे ही, क्योंकि हर सेंटेंस में कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है. पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या हो सकते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर्स, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशंस, एडवर्ब. ये सभी पार्ट ऑफ स्पीच हैं जिनको हम यूज़ करते हैं सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए, और इनसे रिलेवेंट क्वेश्चंस भी परीक्षाएं पूछती हैं आपसे. सेकंड टॉपिक जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्वियसली टेंसेस, विच इज़ द वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ आवर्स. हम सभी का फेवरेट टॉपिक है क्योंकि इंग्लिश मतलब टेंसेस होता है हमारे लिए. फिर बात करते हैं सब्जेक्ट एंड वर्ब, कॉन्कर्ड और एग्रीमेंट. कुछ जगह कॉन्कर्ड लिखा होता है, कुछ जगह एग्रीमेंट होता है, दोनों एक ही टॉपिक हैं, अलग अलग मत समझिएगा इसे. ये टॉपिक बनता है टेंस और पार्ट ऑफ स्पीच, इन दोनों को मिला करके. सर्टन रूल्स आर देयर दैट वी नीड टू लर्न. फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. ये ट्रांसफॉर्मेशन हमसे पूछे जाते हैं. देखिए, एक्टिव, पैसिव, इनडायरेक्ट स्पीच अप्रॉक्सीमेटली सभी एग्जाम्स में आते हैं. कुछ एग्ज़ाम आपको ऑप्शंस देकर पूछता है कि व्हाट विल बी द करेक्ट पैसिव और एक्टिव ऑफ दिस, लेकिन कई बार क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बनाने के लिए दे जस्ट राइट चेंज द वॉइस, फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन. तो इस तरह के जब क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सीक्वेंसली एक्टिव का पैसिव ही दे या डायरेक्ट का इनडायरेक्ट ही दे. दे में आस्क यू पैसिव का एक्टिव और इनडायरेक्ट का डायरेक्ट. सो हमेशा अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज़ आस्किंग, उसके बाद ही अपने जवाब पर जाने का प्रयास करिए. खैर, इन टॉपिक्स को हम थॉरली बाद में बात करेंगे. पार्ट ऑफ स्पीच पर हम आज बात करते हैं. देखिए, जब बात करते हैं हम किसकी, पार्ट ऑफ स्पीच की. पार्ट ऑफ स्पीच डेफिनेशन का बात करते हैं. व्हाट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच. पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, कैसे बनाई गई हैं ये पार्ट ऑफ स्पीचेस, इसका डेफिनेशन क्या है.
देखिए, अ पार्ट ऑफ स्पीच इज अ क्लास ऑफ वर्ड्स। पार्ट ऑफ स्पीच शब्दों की एक श्रेणी है, बेस्ड ऑन, जो बेस्ड है, आधारित है किस पर, ऑन द वर्ड्स फंक्शन, शब्द की क्रिया पर, शब्द के कार्य पर, द वे इट वर्क्स इन ए सेंटेंस, जिस तरह से वो किसी वाक्य में कार्य करता है। यदि आप कोई शब्द किसी वाक्य में लिख रहे हैं और यदि वो शब्द सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, कर्ता का कार्य कर रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में या तो वह संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। यदि आपने कोई शब्द लिखा है वो इस वाक्य में क्रिया का काम कर रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में दैट इज वर्ब। इफ़ यू हैव रिटन अ वर्ड इन अ सेंटेंस, जो डिफाइन करता है, जो क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को या एडवर्ब को, तो वह एडवर्ब हो जाता है। तो उनकी जो क्रिया है, उनका जो फंक्शन है, वो ये डिफाइन करेगा कि वो वर्ड उस सेंटेंस में कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे शी इज़ गोइंग टू मार्केट, सीमा इज़ वेरी ब्यूटिफुल, यू स्पोक वेरी एगरली, एंड वाव अमेजिंग वे टू एक्सप्लेन। देखो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफरेंट कलर्स में मैंने कुछ वर्ड्स को किया हुआ, जैसे शी, मार्केट, सीमा, यू, वे, ये सभी सेम कलर में है। वाई? बिकॉज देखिए पोजीशन इनकी अलग अलग हो सकती है, जगह इनकी अलग अलग हो सकती है सेंटेंस में, लेकिन ये सभी मिलकर के एक ही काम कर रहे हैं, ये सभी मिलकर के काम कर रहे हैं नाउन का। ठीक है, तो जितने भी आपने लिखे हैं रेड में, देख सकते हैं आप, वो सभी क्या है, नाउन या प्रोनाउन का काम करेंगे। सो इफ़ यू टॉक अबाउट शी, इट इज़ अ प्रोनाउन, मार्केट, सीमा, वे नाउन हो गया, यू प्रोनाउन हो गया। इफ़ यू टॉक अबाउट सेकेंड एडजेक्टिव, तो देखिए ब्यूटीफुल, जो कि डिफाइन करता है, क्वालिफाई करता है सीमा को। यहाँ बात करते हैं अमेजिंग, जो डिफाइन करता है, क्वालिफाई करता है वे को। एडवर्ब का बात करिए, एडवर्ब इज़ व्हाट, जो क्वालिफाई करता है किसी एडवर्ब को, वर्ब को या एडजेक्टिव को। यहाँ देखिए वेरी क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को, एडवर्ब हो गया। ये वेरी ईगरली, दोनों ही शब्द एडवर्ब हैं। टू देख सकते हैं क्या है, प्रपोजिशन है। देखिए गोइंग, इज, स्पोक, एक्सप्लेन वर्ब का काम कर रहे हैं। और वाव दैट यू स्पीक मैनी टाइम्स, इट्स इन इंटरजेक्शन, जो इंटरजेक्शन है। तो सेंटेंस में किसी भी वर्ड की जो फंक्शन है वो ये बताती है कि वो वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ये कभी भी ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले आ गया नाउन हो गया, लास्ट में आ गया प्रोनाउन हो गया, बीच में आ गया वर्ब हो गया। आप कभी भी इस तरह से पार्ट ऑफ स्पीच को डिफाइन नहीं कर सकते हो, रट नहीं सकते हो। आपको सेंटेंस में डिफाइन करने के लिए ये जानना पड़ेगा जो वर्ड पूछा गया है वो काम किसका कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है। इसके लिए ज़रूरत होती है पार्ट ऑफ स्पीच के डेफिनेशंस की। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में हम सबसे पहले बात करते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो कौन सा है, नाउन। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों से ये पूछने की डेफिनेशन क्या होती है नाउन की, बिकॉज द ईजिएस्ट डेफिनेशन दैट एवरीबडी नोज इन इंग्लिश इज़ द नाउन। सबसे आसान परिभाषा यदि अंग्रेज़ी में कोई है और जो आप सभी जानते हैं तो वो संज्ञा है। क्या है? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, या आप इसको नेमिंग वर्ड्स भी कह सकते हो। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं, राम इज़ वेरी एक्सटेटिक टुडे। आप लोगों को इन सेंटेंसेस में नाउन को आइडेंटिफाई करना है। तो वाइल आई एम स्पीकिंग दीज सेंटेंसेस आप आइडेंटिफाई करते रहिएगा। राम इज़ वेरी एक्सटेटिक टुडे, दे आर फेसिंग अ क्रूशियल सिचुएशन दीज डेज, emancipation of our country is the most precious thing our forefather left for us. Colleges are closed until further notice. This door is made of wood. She never cooks. ठीक है, अब देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से वर्ड जो हैं वो नाउन का काम कर रहे हैं। होपफुली आप लोगों ने अपने मन में सोच ही लिया होगा कौन कौन से वर्ड नाउन है। लेट्स चेक आवर आंसर्स। देखिए सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस में राम, जो अंडरलाइन होता जाएगा जो नाउन है, राम इज़ योर नाउन हेयर इन द फर्स्ट सेंटेंस। इन सेकेंड सिचुएशन और डेज, दो शब्द नाउन हैं। थर्ड में इमेंसिपेशन, कंट्री, सिंग, फो फादर। देखिए चार संज्ञाएं, मतलब एक वाक्य में कहीं पर आपको एक नाउन मिल रहा है, कहीं आप लोगों को टू नाउन्स मिल रहा है, कहीं आप लोगों को फोर नाउन्स भी मिल रहा है। फोर्थ सेंटेंस में कॉलेज एंड नोटिस, फिफ्थ में डोर एंड वुड, और सिक्स्थ में कोई भी नाउन नहीं है। इन एग्जाम्पल से ये क्लियर होता है फ्रेंड्स, अगर आपके दिमाग में ये थिंग है कि इट इज़ कंपलसरी हर सेंटेंस में नाउन तो होगा ही होगा, तो नो गाइस,
ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में नाउन होगा ही होगा। ये भी ज़रूरी नहीं है कि नाउन एक हो, दो हो या एक से अधिक हो, वो कितने भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, दैट यू हैव टू टेक केयर। जब बात करते हैं नाउन के टाइप्स के बारे में, देखिए इसके टाइप्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन? काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन जो है वो कौन कौन सी हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। इन तीनों नाउन को काउंटेबल नाउन में डाला गया है। फिर क्या आती हैं? अनकाउंटेबल नाउन, जो क्या होती हैं? मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी? काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन क्या होता है? द नाउन विच कैन बी काउंटेड, एक ऐसी संज्ञा जिसको आप गिन सकते हैं, क्या कहलाती है? काउंटेबल नाउन कहलाती है। काउंटेबल नाउन का सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। क्या होगा? द नाउन विच डिनोट्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग, एक ऐसी संज्ञा जो डिनोट करती है पर्सन, प्लेस और थिंग को, पर्टिकुलरली उसका नाम हो जाता है, दैट इज प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल बहुत आसान है, जैसे विनय, अजीत, मुंबई, दिल्ली, रामायण, रेड फोर्ट एट्सेट्रा। इसमें एक ही चीज़ नोट करने की है, वो क्या है? द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल इन केस। आप कभी भी प्रॉपर नाउन को लिखिए, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही आएगा। मैं इस पर ज़्यादा, इसमें से हमें कभी भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पुटअप किए जाते हैं एग्जाम्स में। सेकंड क्या है हमारे लिए? कॉमन नाउन, द नाउन विच कैन बी यूज्ड कॉमनली फॉर ऑल पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास। एक ही श्रेणी, क्लास मतलब दोस्तों यहाँ श्रेणी से, एक ही श्रेणी के कोई भी व्यक्ति हैं, स्थान हैं, वस्तु हैं, उनके लिए जो कॉमन वर्ड आप प्रेजेंट करते हो वो कॉमन नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे बॉय, मैन, वुमेन, गर्ल, फ्रेंड, दोनों अलग अलग हैं, कॉमन लग रहा है, गर्लफ्रेंड साथ में ना पढ़े, गर्ल फ्रेंड। हॉस्पिटल, टेबल, चेयर, एलिफेंट, डॉग, कंट्री, रिवर, स्कूल, आई, हैंड, चाइल्ड, ब्रदर, पेरेंट, टी, पेन, पेंसिल एट्सेट्रा। देखो बॉय, जितने बॉय हैं उन सबको अपने क्लास दे दिया, और कोई भी बॉय है, चाहे वो छोटा है बड़ा है, वो बॉय के कैटेगरी में चला जाएगा। फ्रेंड, एनीबडी कैन बी योर फ्रेंड, चाहे आपका पीयर एज का है, सेम उम्र का है, आपसे छोटा है, आपसे बड़ा है, लिविंग है, नॉन लिविंग है। फ्रेंड बुक भी हो सकती है, ट्री भी हो सकता है, तो फ्रेंड एक कॉमन वर्ड हो गया उसके लिए। रिवर छोटी है, बड़ी है, कोई भी। कंट्री छोटा बड़ा कैसा भी है, कंट्री इज़ अ कॉमन वर्ड। टी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, कोई सा भी आप टी पी रहे हैं, मिल्क टी, तो ये टी एक कॉमन वर्ड हो गया। तो कॉमन का मतलब एक क्लास को डिफाइन करने वाला शब्द हो गया, जिसमें उस क्लास में आने वाले सभी चीज़ों को, वस्तुओं को या व्यक्तियों को रखा जाता है, दैट इज़ अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के बारे में बहुत से लोगों को एक गलती है, एक बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। जब हम बॉय लिखते हैं तो कॉमन है, और जैसे ही बॉयज़ कर देते हैं तो वो उसको कलेक्टिव मानने लगते हैं, क्योंकि वो ग्रुप को शो करने लगता है। बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, याद रखिए, प्लूरल फॉर्म ऑफ एनी कॉमन नाउन इज ऑलवेज अ कॉमन नाउन। याद रखिए, बॉय भी कॉमन है तो बॉयज़ भी कॉमन है, स्कूल कॉमन है तो स्कूल्स भी कॉमन है, पेरेंट कॉमन है तो पेरेंट्स भी कॉमन ही होगा। ठीक है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने पर टाइप नहीं चेंज होता है, नंबर चेंज होता है। कॉमन के बाद बात करते हैं, देखिए समटाइम्स कॉमन नाउन से हमें कुछ कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, वो किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं उस पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि कॉमन नाउन किस तरह के प्रश्न पूछती है। देखिए कॉमन नाउन में किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं? चेंज और रिप्लेस दीज कॉमन नाउन इनटू और विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब इन संज्ञाओं को आपको बदलना है या रिप्लेस करना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में। जैसे चाइल्ड, चाइल्ड भी एक संज्ञा जो कॉमन है, आपने चाइल्डहुड कर दिया, यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट आगे हम बात करते हैं, बॉय, बॉयहुड, मदर, मदरहुड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कैसा हो सकता है? कॉमन नाउन को एडजेक्टिव में बदलना। कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ये गिवन नाउन है, व्हाट विल बी द एडजेक्टिव ऑफ दिस नाउन। कैसे? जैसे बॉय तो बॉयिश, गर्ल गर्लिश, फूल फुलिश, इस तरह के। ठीक है, तो जैसे ही आपने ISH लगाया, ये एडजेक्टिव बन गए, ऊपर हुड लगाया, ये क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन रहा लेकिन टाइप चेंज हो गया। तो कई बार कॉमन नाउन से इस तरह के क्वेश्चंस हमें पुटअप किए जा सकते हैं। बुक, बुकिश, जो बहुत ज़्यादा पुस्तकें पढ़ता है वो क्या होता है? बुकिश कहलाता है। कॉमन नाउन के बाद देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चंस कम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वर्ड दैट शोज कलेक्शन ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स।
वो वर्ड जो कलेक्शन शो करते हैं किसका, पर्सन, प्लेस और थिंग्स का, वो क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन उससे आप लोग कहते हैं, जो समूह को दर्शाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बॉयज़ है तो बॉयज़ नंबर प्लूरल है, लेकिन बॉयज़ के ग्रुप को दिखाने के लिए आप एक शब्द इस्तेमाल करेंगे ग्रुप, वो ग्रुप शब्द कलेक्टिव होगा। जैसे आर्मी, आर्मी शब्द कलेक्टिव है, लेकिन सोल्जर्स कलेक्टिव नहीं है, वो कॉमन है, सोल्जर का प्लूरल आपने कर दिया है। कुछ एग्जाम्पल देखें कलेक्टिव के, जैसे कमेटी, काउंसिल। कमेटी को जब हम बात करते हैं तो हिंदी होती है इसकी समिति, काउंसिल का हिंदी होता है परिषद, हर्ड मतलब झुंड, फ्लीट मतलब होता है समूह जहाज का, क्राउड सामान्य भीड़ को आप कहते हैं, मॉब भी जो शब्द है वो भीड़ के लिए प्रयोग लिया जाता है, ट्रूप और ट्रूप। ठीक है, तो कई एग्जाम जो हैं वो कलेक्टिव नाउन का प्रश्न किस तरह से पूछती हैं, आपको एक वाक्य दे देंगे और उस वाक्य में आपको सिमिलर सा दिखने वाला कलेक्टिव नाउन फिल कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा जो कलेक्टिव नाउन फिल किया गया है वो सही है या यू वांट रिप्लेसमेंट। इफ़ यू वांट रिप्लेसमेंट तो ऑप्शन में से किसे भरेंगे। कैसे डिफरेंस देखते हैं, जैसे देखिए कमेटी, कमेटी और काउंसिल, कमेटी और काउंसिल एक जैसे दिखने वाले शब्द हैं लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। देखिए कमेटी क्या होता है, अ ग्रुप डेलीगेटेड टू कंसीडर सम मैटर। कमेटी भी लोगों का समूह है, लेकिन ये एक ऐसा समूह है जो निर्णय देता है, डिसीजन देता है। इस ग्रुप को डेलीगेट कर दिया गया है, भाई इस मैटर को समझो। कभी भी कोई घोटाला हो जाता है तो उसके लिए हमेशा कमेटी बिठाई जाती है कि भाई कमेटी बिठाओ, दे विल गिव यू द डिसीजन। ठीक है, तो कमेटी इज़ फॉर डिसीजन। काउंसिल क्या होता है, अ मीटिंग ऑफ पीपल फॉर कंसल्टेशन, निर्णय नहीं है ये, कंसल्टेशन का अर्थ होता है फ्रेंड्स सुझाव। तो ये एक ऐसी मीटिंग ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल है जो निर्णय नहीं देती है, जो क्या करती है, कंसल्ट करती है, सुझाव देती है। तो कमेटी और काउंसिल दिखने में सेम है लेकिन दोनों का एप्लीकेशन अलग अलग है। जैसे हर्ड, हर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ कैटल और शीप, और फ्लीट क्या होता है, दैट इज ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल या शिप। तो हर्ड जो है वो भेड़ बकरी मवेशियों का समूह है और फ्लीट एयरक्राफ्ट्स का, ट्रक्स का, कैमल का, शिप जो पानी में चलने वाले जहाज हैं उनका समूह होता है। क्राउड, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, जैसे हम देख ही रहे हैं लॉकडाउन के समय पर कई जगहों पर मजदूर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्राउड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर वो क्राउड, वो मजदूर उपद्रव करने लगें, ठीक है, वो तोड़ फोड़ करने लगते हैं, उनमें गुस्सा भर जाता है, तो वो क्या बन जाते हैं, मॉब बन जाते हैं, अ डिसऑर्डरली क्राउड ऑफ पीपल। एक ऐसा भीड़ लोगों का जो डिसऑर्डर हो चुका है, जो कंट्रोल में नहीं है, वो मॉब हो जाता है। तो क्राउड और मॉब दिखने में सेम है लेकिन इन दोनों का एप्लीकेशन अलग अलग है। जो बैंक एसएससी लेवल के जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, उनमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में इस तरह के एग्जाम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ये डिफरेंसेस अच्छे से आना चाहिए कि सिमिलर दिखने वाले वर्ड्स का एग्जैक्ट एप्लीकेशन क्या होता है। जैसे ट्रूप, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ट्रूप होता है टुकड़ी, सेना की टुकड़ी, बच्चों के समूह को भी हम ये कहते हैं। लेकिन TROUP, ट्रूप क्या होता है फ्रेंड्स, अ ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स लाइक डांसर्स। ठीक है, डांसर्स का ट्रूप आया हुआ है, तो वो ट्रूप जो है वो ये नहीं है, वो ये है। अब स्पेलिंग में ज़रा सा अंतर है, उच्चारण लगभग सेम है, लेकिन आपको एग्जाम के अंदर क्या देगा, स्पेलिंग के अंदर वेरिएशन करके दे देगा और आपको वो राइट कलेक्टिव नाउन को आइडेंटिफाई करना रहेगा। तो कलेक्टिव नाउन इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका स्तर थोड़ा सा अच्छा होता है। कलेक्टिव नाउन के बाद देखते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल ऑब्वियसली पता ही लग रहा है आपको, अनकाउंटेबल का मतलब है दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको आप नहीं गिन सकते। लेकिन यह एक चीज़ को और जोड़िएगा, कई बार कुछ संज्ञाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें नापा या तोला नहीं जाता है। ठीक है, सो नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड और समटाइम्स मेजर्ड, मतलब कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जिनको आप ना तो गिन सकते हैं ना नाप और तोल सकते हैं, वो भी अनकाउंटेबल में ही आती हैं। ठीक है, जैसे अनकाउंटेबल के हमने दो पार्ट्स देखे थे। पहला है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या हुआ फ्रेंड्स, वर्ड्स दैट डिनोट्स मटीरियल। ये वो शब्द होते हैं जो मटीरियल को डिनोट करते हैं, गुड्स को, सामग्री को बताते हैं। ठीक है, दे कैन बी इन एनी फॉर्म, ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। एग्जाम्पल, टी, कॉफ़ी, सैंड, sand, okay, not sand, it's sand, soil, water, wine, obviously, gold, silver, ink, pencil, brick, wood, iron, glass.
देखो मैंने यहाँ पर टी लिखा है, कॉमन नाउन में भी आपको क्या मिला था, टी मिला था। पेंसिल लिखा है, कॉमन नाउन भी होती है पेंसिल, ठीक है। जैसे ग्लास, तो कॉमन नाउन भी होती है ग्लास। तो ये जो टी हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये रेडी टी, तैयार हुई हुई चाय नहीं है। मटेरियल का मतलब जिससे आप कुछ बना सकते हैं। तो ये टी लीव्स की बात कर रहा है, कॉफ़ी बीन्स की बात कर रहा है, कॉफ़ी पाउडर की बात कर रहा है। पेंसिल का मतलब वो नहीं जिससे आप तुरंत लिख रहे हैं, ये पेंसिल के अंदर जो लेड होता है, गुल होता है, ग्रेफाइट होता है, उसकी बात कर रहा है। ग्लास ये नहीं जिसमें आप पानी पीते हैं, ग्लास कांच जिससे चीज़ें बनाई जाती है, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो मटेरियल नाउन हमेशा वो होगा जो कि एज अ रॉ की तरह इस्तेमाल किया जाता है, कच्चे की तरह, जिससे आप दोबारा से कोई चीज़ बना रहे हो, वो मटेरियल होगा। मटेरियल नाउन से क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में कैसे आता है, आइडेंटिफाई करने का। जैसा भी आपने देखा, टी, पेंसिल, ग्लास, ये जो है ये कॉमन भी है और मटेरियल भी है। तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिनमें इंग्लिश आएगा, इफ़ यू हैव सेकंड पेपर ऑफ इंग्लिश, कि आपको टाइप पूछ लिया जाता है। कैसे, देखिए, जैसे ये कह देगा ही राइट्स विद पेंसिल, और ये कह देगा ही राइट्स इन पेंसिल। दो सेंटेंस लिखेगा और आपसे पेंसिल के टाइप के बारे में पूछ लेगा कि बताइए ये कौन सा टाइप है, यहाँ पेंसिल कौन सा है, यहाँ पेंसिल कौन सा है। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर प्रेपोजिशन विद है तो पेंसिल कॉमन नाउन है, अगर प्रेपोजिशन इन है तो पेंसिल मटीरियल नाउन है। जैसे दिस डोर इज़ मेड ऑफ ग्लास, अब यहाँ पर ग्लास एज अ मटीरियल यूज़ हो रहा है, दरवाज़ा बनाने के लिए प्रयोग लिया है, इसलिए ग्लास क्या है, मटीरियल। लेकिन आप कहते हैं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर ग्लास मटीरियल की तरह यूज़ नहीं हुआ, एज अ पॉट, वाटर पॉट की तरह आपने इस्तेमाल किया है, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। तो नाउन के टाइप भी देखिए स्ट्रक्चर बदलने से बदल गया है आपका, ठीक है। तो ग्लास कॉमन भी है, मटेरियल भी है, पेंसिल भी कॉमन और मटेरियल है। आप प्रेपोजिशन और वाक्य की रचना के आधार पर उसको पहचान सकते हैं कि वो कॉमन होगा या मटेरियल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं अगली प्रकार की संज्ञा, विच इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैक्सिमम क्वेश्चंस यदि बनते हैं तो वो बनते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन से, वेदर दे आर ऑफ आइडेंटिफिकेशन, रिप्लेसमेंट, रेक्टिफिकेशन, एमिशन, ओमिशन, कुछ भी कह लीजिए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर बनते हैं तो वो किससे बनते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से। ये क्या है, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। ये वो संज्ञा होती है जो आप लोगों को फीलिंग्स को प्रेजेंट करती है। आप यूँ कह सकते हैं वो संज्ञा जो दिखाई नहीं देती है, वी ओनली कैन फील इट, हम इसे केवल महसूस कर सकते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एग्जाम्पल्स बहुत ही कॉमन है, ब्रेवरी, बहादुरी, चाइल्डहुड बचपन, ब्रदरहुड भाईचारा, लव, देयर इज़ नो नीड टू टेल यू द मीनिंग, हेट नफरत, साइलेंस शांति, पॉवर्टी गरीबी, ओपिनियन विचार आपके सोच, एक्सपेक्टेशन आशा, कावडाइस कायरता, ब्यूटी सुंदरता, कर्टसी शिष्टाचार, ट्रूथ सत्य, जेनरोसिटी उदारता, ऑनेस्टी इट्स ईमानदारी, पोलाइटनेस विनम्रता, काइंडनेस दयालुता, स्ट्रेंथ ताकत, इनोसेंस निर्दोषता भी हम इसे कहते हैं, और मासूमियत भी कहते हैं। विजडम बुद्धिमानी, इग्नोरेंस अनजान होना, अनजानता, एडवाइस इट इज़ सलाह, सजेशन इट इज़ सलाह, ठीक है। ये सभी क्या हो गई आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन से जब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो वो कैसे पुटअप हो सकते हैं। देखो, चेंज नाउन टू एडजेक्टिव, पहला क्वेश्चन जो अधिकतर पूछा जाता है, रीड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, नाउन टू एडजेक्टिव, नाउन को एडजेक्टिव में बदलना। जैसे ब्रेवरी, तो ब्रेव इसका एडजेक्टिव हुआ, कावर्डाइस कावर्ड हो गया, जेनरोसिटी जेनरस हो गया, ओ यू एस आपको बताया था मैंने, इट्स एन एडजेक्टिव सफिक्स, ठीक है। काइंडनेस तो काइंड हो गया। तो ये आपने इस तरह से नाउन को एडजेक्टिव में चेंज करा जो पूछा जाता है। फिर क्या पूछा जा सकता है, नाउन इनटू वर्ब, जैसे एडवाइस का एडवाइज, एक्सपेक्टेशन का एक्सपेक्ट, कैलकुलेशन का कैलकुलेट, अजम्पशन का अज्यूम, सिंपैथी का सिंपथाइज। तो ये तरह के क्वेश्चन हम लोगों को पूछे जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन से, कि किस तरह का नाउन को आप वर्ब में बदलो या नाउन को आप एडजेक्टिव में बदलो, ठीक है। ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ नाउन। अब देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन इन एनी सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, क्या उसके तरीके हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की। नाउन को बनाने के लिए बहुत सारे प्रीफिक्स और सफिक्सेस का प्रयोग किया जाता है, ज़्यादातर इसके लिए सफिक्सेस हैं जिन्हें प्रत्यय कहते हो। देखो हिंदी में आपके प्रत्यय और उपसर्ग होते हैं,
जो संज्ञा या विशेषण बनाने के लिए प्रयोग लिए जा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण से आपको समझा दें, आपने लिया उदाहरण वीर, जो कि एक विशेषण है, आपने उसमें ता प्रत्यय लगाया, बन गया वीरता संज्ञा। ठीक है, आपने ले लिया सुंदर, सुंदरता, ता प्रत्यय संज्ञा बना दी। तो इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी बहुत सारे प्रत्यय हैं जो कि संज्ञा के लिए निर्धारित किए गए हैं। यदि आपको उस शब्द में वो प्रत्यय मिलता है, आप तुरंत उसको क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि यह शब्द संज्ञा है। कौन कौन से सफिक्सेस हैं, प्रीफिक्सेस हैं, दोनों देखते हैं। देखिए जैसे शन, वेरी कॉमन वर्ड, सबसे ज़्यादा संज्ञा जो मिलती है वो TION पर हमें मिलती है। शन एक ऐसा सफिक्स है जो संज्ञा बनाएगा, कैंसिलेशन, कंपनसेशन, ऑल्ट्रेशन, उदाहरण दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। मेंट आपका ऐसा सफिक्स है, अचीवमेंट, एस्टोनिशमेंट, कमिटमेंट, सभी में मेंट आ रहा है। वाई एक और सफिक्स है जो संज्ञा बनाता है, डिस्कवरी, इंक्वायरी, एंट्री, आप इसको ऑलरेडी देख चुके हो। एंस, एक्सेप्टेंस, एंट्रेंस, एश्योरेंस, इंटरफेरेंस। एज, ब्रोकरेज, ब्रेकरेज, मिसकरेज, वेस्टेज। एल, अराइवल, रिफ्यूज़ल, रिमूवल, ये सभी एल है ना। ये एल जो शब्द है ये आपको क्या बना के देता है, संज्ञा बना करके दे रहा है। ION, जैसे शन था, कहीं पर टी ऑलरेडी होता है तो हम लोग उसमें टी नहीं लगाते, इसलिए ION सफिक्स बन जाता है। जैसे क्रिएट, तो टी ऑलरेडी है तो ION लगा दिया, क्रिएट, क्रिएशन। डेकोरेट, टी ऑलरेडी है, डेकोरेशन। परस्पिरेट, टी ऑलरेडी है तो परस्पिरेशन, तो ION सफिक्स बन गया है। केशन, सिंप्लीफिकेशन, ब्यूटिफिकेशन, फैब्रिकेशन। ITY, अनदर इम्पोर्टेंट, एसिडिटी, सिंप्लिसिटी, क्यूरियोसिटी। ठीक है। ER, जैसे लाफ्टर, स्पीकर, लिसनर, वर्ब में लगा रहे हो आप, लिसन तो लिसनर, स्पीक तो स्पीकर, लाफ तो लाफ्टर, इस तरह से ER। TURE, ठीक है, जिसको चर बोलते हैं हम सामान्यतः, चर, मिक्सचर, आर्किटेक्चर, कैंडिडेचर, ये चर आपका नाउन बनाने के लिए काम आता है। नेस, हैप्पीनेस, फुलिशनेस, इलनेस, जहाँ कहीं नेस आएगा नाउन है। शिप, जिस किसी वर्ड के अंत में शिप आता है, मेंबरशिप, फ्रेंडशिप, लीडरशिप, नाउन है। ISM आ जाए, फेमिनिज्म, जर्नलिज्म, मैकेनिज्म, ISM नाउन बना के देगा आपको। ING, वर्ब के साथ ING लगाते हैं हम फर्स्ट फॉर्म के साथ, वो क्रिया का काम तो करता ही है लेकिन वो संज्ञा का भी काम करता है। कैसे करेगा ये हम जब वर्ब पढ़ेंगे, देन आई विल टीच यू। यहाँ आप केवल आइडेंटिफाई करिए। ING, तो स्विमिंग, स्मोकिंग, लाफिंग। ठीक है, तो ये सभी आप लोगों के क्या थे, सफिक्सेस थे जो हेल्प करते हैं आपको आइडेंटिफाई करने में। अगर ये सफिक्स किसी भी वर्ड में हैं, इसका मतलब 100% दैट वर्ड इज अ नाउन। दूसरा तरीका क्या है, यदि कोई शब्द या तो सब्जेक्ट की तरह काम आ रहा है या ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा है तो वो संज्ञा हो सकती है। कैसे, जैसे अ गुड बिगिनिंग इज हाफ एंडिंग। देखिए मैंने कहा था ING, लेकिन ING वर्ब का भी काम करता है। सो अ गुड बिगिनिंग इज़ अ हाफ एंडिंग, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है बिगिनिंग, ये एंडिंग ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सो बिगिनिंग और एंडिंग यहाँ आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। स्विमिंग इज़ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट टू द सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो स्विमिंग सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अप्रूवल ऑफ द प्रिंसिपल इज़ नीडेड, यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है, अप्रूवल ऑफ द प्रिंसिपल पूरा ही सब्जेक्ट है, लेकिन मैं सब्जेक्ट आइडेंटिफाई नहीं करा रहा हूँ, संज्ञा करा रहा हूँ, नाउन करा रहा हूँ। तो इस वाक्य में जब नाउन की बात करेंगे तो अप्रूवल AL और प्रिंसिपल दोनों क्या हो गए आपके, नाउन हो गए। तो या तो सब्जेक्ट की तरह काम आ रहा है या ऑब्जेक्ट की तरह काम आ रहा है तो वो क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। शी वॉज ईगरली वेटिंग फॉर द इन्विटेशन, सो इन्विटेशन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया आपका, नाउन बन गया। ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, इफ़ एनी वर्ड इज़ प्रीसीडेड बाय एन आर्टिकल। जनरली आर्टिकल्स जो हैं वो नाउन के पहले ही लगाए जाते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए आई सॉ द नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के पहले द आ गया, नोटिफिकेशन नाउन हो गया। इट इज़ अ रियलिटी, यू बिलीव इट नॉट, रियलिटी, रियलिटी के पहले क्या है, ए, तो रियलिटी बिकम्स नाउन। प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन जो है वो डेफिनेशन ही ये रखता है, प्रीपोजिशन आर द वर्ड दैट कनेक्ट नाउन टू द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। तो प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो संज्ञा को वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं। तो साधारणतया संज्ञा के बाद भी हमें क्या मिलता है, नाउन मिलता है। ही डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर इज योर नाउन। माई फर्स्ट एनकाउंटर विद पॉवर्टी, पॉवर्टी विद आपकी प्रीपोजिशन, पॉवर्टी इज योर नाउन।
पैरेललिज्म, ये बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। पैरेललिज्म का मतलब है जब आप दो शब्दों को या दो से अधिक शब्दों को किसी कंजंक्शन से जोड़ते हैं, योजक शब्द से जोड़ते हैं, तो वो दोनों ही शब्द सेम पार्ट ऑफ स्पीच के होंगे। आइदर द बोथ विल बी नाउन और एडजेक्टिव और वर्ब। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने जो कंजंक्शन से दो शब्दों को जोड़ा है वो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के हों, नहीं, उनका समानांतर पैरेलल होना जरूरी है, और इसीलिए इसको मैंने क्या कहा है, पैरेललिज्म कहा है। कैसा एग्जाम्पल देखिए, बट देयर वर नो बेनिफिट्स बिकॉज ऑफ पुअर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब मान लीजिए आपको यहाँ प्लानिंग अंडरलाइन करके पूछ लिया जाता है, बताओ ये क्या है। अब आईएनजी कंफ्यूज करेगा कि भाई ये वर्ब है, एडजेक्टिव है या नाउन है। तो हमने बड़ा आसान सा तरीका लगाया, एंड से जोड़ा है। इम्प्लीमेंटेशन, शन क्या है, नाउन है, ऑब्वियसली प्लानिंग भी 100% क्या होगा, नाउन ही होगा। ये पैरेललिज्म। रिलेशन विद मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट पूछ लिया, दो यू नो, हालांकि आप जानते हैं, बट इफ अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो मैन हमारा नाउन है, तो एनवायरनमेंट भी ऑब्वियसली क्या होगा, नाउन, क्योंकि किससे जुड़ा है, कंजंक्शन एंड से जुड़ा है। तो पैरेललिज्म अनदर वे टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच। आफ्टर एंड बिफोर पजेसिव वर्ड्स, ऐसे शब्द जो आपको अधिकार दिखाते हैं, उनके सामान्यतया आगे पीछे हमें क्या मिलती है, संज्ञा मिलती है, क्योंकि आप अधिकार जब दिखाएंगे वो अधिकार किसी व्यक्ति पर, किसी वस्तु पर, किसी स्थान पर ही दिखाएंगे। ऑब्वियसली अधिकार किस पर होगा, आपने कहा ये मेरा पेन है तो पेन इज योर नाउन, आप पेन पर अपना राइट शो कर रहे हो। आपने कहा ये राम की बहन है, तो राम की बहन, तो बहन और राम दोनों क्या हो गए, आपके नाउन हो गए। तो पजेसिव के आगे पीछे की तरफ हमें साधारणतया संज्ञा मिलती है। जैसे हाउ टू टैकल द ग्रास रूट रियलिटी ऑफ डेवलपमेंट। रियलिटी, ये तो ITY आ गया, आपने पहचान लिया, मेंट भी पहचान सकते हैं, लेकिन देखिए ऑफ आपका पजेसिव वर्ड, तो इसके आगे और पीछे दोनों ही तरफ आपको क्या मिल रहा है, नाउन मिल रहा है, क्योंकि अधिकार सामान्यतया संज्ञा का ही संज्ञा पर दिखाया जाता है। इंग्लिश हैव अ वास्ट ट्रेजर ऑफ लिटरेचर, ऑफ से आपने जोड़ा, ट्रेजर संज्ञा, लिटरेचर संज्ञा। आफ्टर डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स ए एंड द भी डिटर्मिनर ही होते हैं आर्टिकल, उनके अलावा जो डिटर्मिनर है उनके साथ भी आपको संज्ञा मिलेगी, क्योंकि डिटर्मिनर का अर्थ होता है वर्ड दैट डिटरमाइन नाउन, वो शब्द जो संज्ञा को डिटरमाइन करते हैं। जैसे वी हैव टू एक्सेप्ट दिस रियलिटी, दिस रियलिटी, रियलिटी के साथ दिस डिटर्मिनर, रियलिटी नाउन। फॉर हिम देयर रिमेन्स नो ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट टू लर्न दिस लैंग्वेज, नो आपका डिटर्मिनर, ऑल्टरनेटिव आपकी नाउन बन गई, ठीक है। एज एन ऑब्जेक्ट टू ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब में आगे जाके पढ़ेंगे आप, देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, कंपलसरी है, ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, और वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। देखो प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं है, बिकॉज फिक्स वर्ड्स आर देयर। डिफिकल्ट है नाउन, क्योंकि उसमें बहुत सारे शब्द होते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखो, जैसे आई लाइक स्विमिंग, अंडरलाइन करके पूछ लिया, बताओ भी स्विमिंग क्या है, नहीं बता पा रहे हैं कि वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। हम कहाँ गए, वर्ब के पास, वर्ब क्या है, लाइक, ये पता होना चाहिए, लाइक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। तो और स्विमिंग ING की तरह से बात करें तो वो क्या होगी, नाउन होगी। मेक इमीडिएट करेक्शन पॉसिबल, करेक्शन क्या बन गया आपका, नाउन बन गया, ठीक है फ्रेंड्स। सो दैट्स ऑल। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लीव योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ तभी कुछ सीखेंगे। बी बॉयंट, एनर्जेटिक होइए, डोंट बी स्लेव ऑफ योर लेजीनेस, अपने आलस्य के गुलाम मत बनिए। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।